हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू पाथ मेडिकल काउंसलिंग। एस्पिरेंट्स, बहुत सारे आपके क्वेश्चन से क्यूरीज हैं एमसीसी काउंसलिंग के रिलेटेड। कब स्टार्ट होगी, क्या होती है काउंसलिंग, किन किन इंस्टीट्यूट में हम एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका फ़ायदा है, क्या कुछ नुकसान भी है, किनको बैठना चाहिए किन्हें नहीं बैठना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कितने राउंड्स होते हैं, किस राउंड में फोर्टिफाइड होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, कब पूरा वापस हो जाता है, कब आप पूरी तरीके से बैन कर दिए जाएंगे क्या करने से, अगले साल की काउंसलिंग में बैठने से। ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर खालिद सरफी आपका वेलकम करता हूँ यहाँ पर। अब सबसे पहले बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग है। अब एनएमसी क्या है, एमसीसी क्या है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता रहता है ना। एमसीआई क्या है, तो कौन क्या है ये जान लेते हैं। एमसीसी जो होता है बेटा, ये आपकी सेंट्रल काउंसलिंग है ना कमेटी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है। क्या ये करता है? एमसीसी एक सरकारी संस्थान है जो भारत में नीट यूजी, नीट पीजी और सुपर स्पेशलिटी यानी नीट सुपर स्पेशलिटी के जो एग्जाम होते हैं। नीट यूजी में क्या आता है आपका, एमबीबीएस वगैरह आता है, ठीक है, एमबीबीएस कोर्सेस, फिर एमडी, एमएस, और फिर सुपर स्पेशलिटी आपका आ जाता है एमसीएच, ठीक है, डीएम। ये सारे कोर्सेज की काउंसलिंग एमसीसी कराता है, ठीक है। सिर्फ नीट यूजी की नहीं बल्कि पीजी और सुपर स्पेशलिटी की भी एमसीसी कराता है। किसके अंडर में ये आता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस। ये डीजीएचएस क्या है? ये सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। एमसीसी क्या क्या काउंसलिंग कराती है? ऑल इंडिया कोटा की, यानी इंडिया में चाहे वो नागालैंड हो चाहे वो कश्मीर हो, कहीं पर भी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के हर एक स्टेट और यूटी में, उसमें 15% सीटें जो है वो एमसीसी उनमें काउंसलिंग कराता है। एमसीसी को इतना यहाँ पे ये अथॉरिटी है। उसके साथ साथ पीजी की, नीट पीजी की 15% सीटें भी एमसीसी के अंडर में आती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे एएमयू, बीएचयू, डीयू, जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग भी एमसीसी कराता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो होती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिलता है, ये खुद अपने खर्चे से अपनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, इनकी अपना ये इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी कराता है। जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या आता है, मणिपाल यूनिवर्सिटी आती है जिसका बहुत ही फेमस कॉलेज है केएमसी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो महाराष्ट्र में है, पुणे में है। एम्स, जिपमर जैसे इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है। ईएसआईसी कॉलेजेस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में कॉलेजेस हैं, वहां पर भी उनकी भी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी के अंडर में आ जाती है। और ईएसआई के कॉलेजों में स्टेट का भी कोटा रहता है, ठीक है। 35% जो रिजर्व सीटें रहती है ईएसआई की, वो एमसीसी के अंडर में आती है, एमसीसी इनकी कराती है। 15%, ये 35% किस लिए? आईपी वार्ड्स के लिए, इंश्योर्ड पर्सन वार्ड जो रहते हैं ईएसआईसी के, उनके लिए 35% कोटा, इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। 15% की भी एमसीसी कराती है, ये ऑल इंडिया कोटा के लिए रहती है, एआईक्यू के लिए रहती है। उसके साथ साथ अब क्या बच रहा है आपका, 50% जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग कौन कराता है? वो स्टेट कराता है। ईएसआई की 50% सीटों की काउंसलिंग स्टेट में आ जाती है। एनएमसी क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन है। ये क्या है? एनएमसी भारत में मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है। सिंपल सा समझ लीजिए, जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो सब एनएमसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। एनएमसी को इतनी अथॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दे, है ना, उनको परमिशन दे। कई बार वो 0 ईयर कर देती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज। जब उनको लगता है इंस्पेक्शंस में कॉलेजेस फेल हो जाते हैं, वहाँ पे 0 ईयर कर दिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कई बार उनकी सीटें 0 शो होती है, क्योंकि एनएमसी उनको रोक देती है एडमिशन लेने से। क्यों बना? 2019 तक तो एमसीआई चलता था, लेकिन एमसीआई में ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं थी, इसलिए एक मॉडर्न, एक नया अच्छा सिस्टम बनाया गया जिसको एनएमसी कहा गया।
आपका मेडिकल कॉलेज चाहे वो स्टेट का हो, सेंटर का हो, कहीं का, वो सब सेंट्रलाइज होता है। एनएमसी उनके सिलेबस और चीजों को रेगुलेट करती है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यार आप किसी एम्स में जा रहे हैं या आप किसी स्टेट के जीएमसी में जा रहे हैं, चाहे वो अभी खुला है, तो उन दोनों में कुछ अलग अलग पढ़ाई होती होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनएमसी के अंदर ही ये भी आता है, ये भी आता है। इसके अंदर ये दूसरी चीजें बोर्ड्स रहती हैं, एमबीबीएस के और पीजी के कोर्सेज के नियम बनाना, उनके रूल्स रेगुलेशन बनाना, मेडिकल कॉलेजेस को मान्यता देना, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन भी करना एनएमसी में आ जाता है। ये सब यूजी बोर्ड भी एनएमसी में आता है, पीजी बोर्ड भी एनएमसी में आता है, एथिक्स है ना, मेडिकल असेसमेंट बोर्ड भी और एथिक्स का बोर्ड भी आता है। एमसीआई टोटली खत्म हो चुकी है। तो हमें आज बात करनी है एमसीसी के ऊपर। एमसीसी क्या है? ऑल इंडिया नीट यूजी काउंसलिंग। ठीक है, क्या है ये? एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी भारत सरकार की संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए कराती है। ये बात हो चुकी है। ठीक है, 15% सीटें एमबीबीएस और बीडीएस की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें आ जाती है। ठीक है, और आपका जो है एम्स और जिपमर की सीटें भी इसके थ्रू ही भरती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें भी इसके थ्रू भरती हैं, ईएसआई की सीटें भी इसके थ्रू भरती है। बीएससी नर्सिंग के कुछ कॉलेजेस हैं वो भी इसके थ्रू आते हैं, जैसे कि डीयू के जो नर्सिंग कॉलेज है डी हार्डिंग का, और दूसरा उसके साथ साथ भोपाल का जो नर्सिंग कॉलेज है, और भी कुछ नर्सिंग कॉलेज है, वो भी एमसीसी उनकी काउंसलिंग कराती है। बाकी एम्स के नर्सिंग कॉलेज में जाना है तो एम्स का खुद का एग्जाम लेता है, उसकी काउंसलिंग अलग होती है। कब से शुरू होती है एमसीसी काउंसलिंग? बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका ये है। एमसीसी काउंसलिंग जो है नीट यूजी 2025 के रिजल्ट के बाद लगभग जुलाई के तीसरे हफ्ते में 2025 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हो सकती है, यानी जुलाई के एंड में या अगस्त भी आपका जा सकता है। आमतौर पर 4 राउंड होते हैं। मैं आपको राउंड भी बताऊंगा, उसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको जो है किस राउंड में क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, क्या करना है आपको, किस राउंड में क्या आपको फैसिलिटी दी जाती है और किस राउंड में आपकी क्या चीज डिबेरेट कर दी जाएगी, ये भी आपको बताऊंगा। राउंड 1 जो रहता है चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट का होता है। ठीक है, यानी राउंड 1 हुआ, आपने उसमें चॉइस फिलिंग कर दी, आपको अलॉटमेंट मिल गया। राउंड 1 में क्या एक मैटर रहता है, फ्री एग्जिस्ट रहती है। ये फ्री एग्जिस्ट क्या रहती है? इसका मतलब ये है कि आपने राउंड 1 में जो भी कॉलेज डाला, आपको कॉलेज मिल गया, लेकिन आप उसको लेना नहीं चाहते हैं, आप और अच्छा आपको जो लग रहा है, आपका ड्रीम कॉलेज मान लीजिए एम्स दिल्ली है और आपको मौलाना आजाद मिल गया एमएमसी, आप एमसी नहीं लेना चाह रहे हैं, तो राउंड 1 में आपको एमसी अलॉट हो गया है, आप एम्स दिल्ली जाना चाह रहे हैं, आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं भी करी, ठीक है, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं भी करी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 1 में ये फैसिलिटी दी जाती है फ्री एग्जिस्ट की। राउंड 2 में क्या मैटर रहता है? राउंड 2 एक बिल्कुल फ्रेश राउंड रहता है, एक तरीके से न्यू राउंड है ये। इसमें क्या रहता है? इसमें ये रहता है कि अगर आप को इसमें फिर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद जो क्या रहेगा कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ, अब क्या मैटर है, अब आप इस तरह फ्री एग्जिस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब फ्री एग्जिस्ट नहीं है, अब आपको जो है कॉलेज लेना पड़ेगा। जो आपको कॉलेज मिला है, जैसे मेमसी आपको फिर से मिला है, तो मेमसी आपको जाना पड़ेगा मौलाना आजाद में, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स जाके वेरीफाई कराना पड़ेगा, और उसके साथ साथ फिर जो चीजें आएंगी आपको कॉलेज लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अपग्रेडेशन का विलिंगनेस आप कर सकते हैं। अब विलिंगनेस आप कर सकते हैं, मुझे अपग्रेड कराना है, फिर वो चीज राउंड 3 में चले जाएगी। इस तरह से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया राउंड 2 का भी। राउंड 3 में अगर आप चले गए हैं अपग्रेडेशन की, राउंड 3 में अगर आपको मिल जाता है एम्स दिल्ली, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल आपका ड्रीम जो भी कॉलेज हो, किसी के लिए ड्रीम कॉलेज उसका स्टेट का कॉलेज भी हो सकता है, इस तरह रैंकिंग मैटर नहीं करती है, बहुत सारे फैक्टर्स रैंकिंग में होते हैं, तो वो ले सकता है। राउंड 3 में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो राउंड 3 में तो अब आप छोड़ नहीं सकते। राउंड 2 में भी आप आपकी फीस जो है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो फोर्टिफाइड होकर आपको कॉलेज राउंड 3 में आप बैठ सकते थे, लेकिन राउंड 3 में तो एडमिशन लेना ही पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है? राउंड 2 में अगर आपने क्या करा जिससे आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चले जाएगी, इसको मैं अब आपको बाद में क्वेश्चन आंसर जब मैं डिस्कस करूंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मैंने आपको ओवरव्यू दिया यहाँ पे राउंड 1 में। राउंड 2 में भी आप चॉइस फिलिंग चेंजेस कर सकते हैं। राउंड 3 अनफिल्ड सीट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया वैकेंसी राउंड, इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।
थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। कहीं पर भी क्या रहता है, नीट का फॉर्म भी आप भरते हो तो रजिस्टर तो करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी आएगा एमसीसी काउंसलिंग में आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। वेबसाइट इसकी यदि mcc.nic.in, नीट का रोल नंबर डाल के एप्लीकेशन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, रजिस्टर करिए, फीस जमा करिए। स्टेप 2 में क्या करना है, अपने पसंद के कॉलेजेस कोर्स एमबीबीएस एमबीडीएस के लिए आप प्रायोरिटी चुन लीजिए। फाइनल लॉकिंग जरूरी है। जब आप फिल करते हैं ना फॉर्म, तो क्या रहता है कि आपसे पूछते हैं, आप लॉक कर देते हैं, चॉइस फिल कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर से वो आपको चॉइसों को लॉक करने बोलता है डिक्लेरेशन लेकर। क्यों? क्योंकि अगर आपने लॉक नहीं करा तो आपकी लास्ट फिल्ड चॉइस को ही वो लॉक कर देगा खुद से। स्टेप 3 में क्या रहेगा, आपकी नीट रैंक कैटेगरी चॉइसेस जो आपने डाली है, एबिलिटी के हिसाब से आपको जो अलॉटमेंट जारी होगा, अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा। स्टेप 4 में क्या होता है, आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ेगा जहां आपको मिला, या फिर एक नोडल सेंटर बना दिया जाता है, वहां पर आप स्टेट के काउंसलिंग में ये रहता है कि आप जाएं और वहां पर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अलॉटेड कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करें, वेरिफिकेशन और एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करें। कितनी फीस लगती है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 रुपए, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। 10,000 रुपए लगेंगे, ये रिफंडेबल होती है। किन के लिए 10,000 रुपए है, जनरल के लिए, यूआर के लिए, है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए 10,000 है। यानी इनके लिए कितनी फीस लग जाएगी, 11,000 रुपए, जिसमें 10,000 आपको वापस आ सकते हैं अगर आपने रूल ब्रेक ना करे हो। रूल्स आपको बताएंगे आगे। लास्ट ईयर तक कितना लग रहा था, 5,500। किन के लिए था, एससी के लिए है, एसटी के लिए है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए इतनी फीस लगती है। लेकिन ये किन के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर आप काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी, तो 5,000 लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस, ये वापस नहीं होगा, 2 लाख रुपए लगेंगे आपको। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये वापस आ जाएगा अगर आपने रूल्स ब्रेक ना करे हो तो। डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए दोनों फीस लगती है, ठीक है। अगर आपने टोटल फीस दे दी इतनी, तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड लगते हैं, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रैंक एंड स्कोर कार्ड, क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है वो, जिसमें डीओबी होना चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी किन के लिए लगता है, जनरल के लिए कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। जनरल कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है ओबीसी के लिए। उसके साथ साथ किन के लिए लगता है, एसटी के लिए लगता है, एससी के लिए लगता है। ओबीसी के लिए कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1/4/2025 का। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगता है। इसका या इसके बाद का होना चाहिए, ठीक है, ओबीसी के लिए। और एसटी एससी के लिए जो पुराना वाला है वो भी चल जाएगा आपका। आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड लेके जाइए, पासपोर्ट साइज फोटोज जो आपने नीट में अपलोड करी थी, अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज का आपको मिला। चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करें, एक बार लॉक होने के बाद बदल नहीं सकते। एक साथ एआईक्यू यानी ऑल इंडिया कोटा प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फीस आपको बता दी गई ऊपर। समय पर रिपोर्टिंग ना करने पर सीट चली जाएगी, ये ध्यान रखना। रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रीट वैकेंसी में कोई नया रजिस्टर नहीं होता है। अब बताते हैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं और क्या रूल्स हैं जिसके थ्रू आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। लेकिन इस तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो यह लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बेल आइकन को ऑन करें। इसके साथ साथ पाथवे मेडिकल काउंसलिंग क्या रहती है, पाथवे मेडिकल काउंसलिंग आपकी काउंसलिंग में हेल्प करती है। योर ट्रस्टेड गाइड टू एमबीबीएस जर्नी, ठीक है। नीट यूजी में अगर आपको कोई उलझन हो रही है, कोई भी काउंसलिंग से जुड़ी दिक्कत आ रही है, सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो या एमबीबीएस, या एमबीबीएस अब्रॉड करना चाह रहे हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए पर्सनल काउंसलिंग 1-to-1 गाइडेंस रहता है डॉक्टर्स के थ्रू। कस्टमाइज कॉलेज लिस्ट आपके लिए बनाई जाती है। चॉइस फिलिंग भी हम कर सकते हैं आपके लिए। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है। जो चार्ज है वही एक वन टाइम पेमेंट रहता है। बहुत ही अफोर्डेबल हमने इसे रखा है ताकि ज्यादा पेरेंट्स और बच्चे इसे ज्वाइन कर सके। कंप्लीट सपोर्ट रहता है आपका एडमिशन तक। नंबर दिया गया है, कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। फर्दर कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहे हैं, है ना, आप
9685448218 ये नंबर, इसमें आप हमसे पूछ भी सकते हैं डाउट्स को। उसके साथ अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। अब कुछ आपके जो क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राउंड्स को मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले कौन सा राउंड होता है? राउंड 1। राउंड 1 में क्या रहता है? फ्री एग्जिस्ट होता है। ठीक है, फ्री एग्जिस्ट है, या आप अपग्रेड भी करा सकते हैं। आप फ्री एग्जिस्ट ले सकते हैं, यानी आपने कॉलेज अलॉट होने के बाद भी ना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है फोर्टिफाइड नहीं होगा, जब्त नहीं होगा। अपग्रेड भी आप करा सकते हैं, यानी आपको जो कॉलेज मिला उसमें जाइए, उसको अलॉट करा लीजिए, आपको जो अलॉटमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, विलिंगनेस टू अपग्रेडेशन फॉर्म कर दीजिए, उसमें अपग्रेड भी आप करा सकते हैं। अब आ जाइए राउंड 2 में देखते हैं। और राउंड 1 किन के लिए होता है? मेनली 5000 जो रैंक वाले ना, 5K जिनके टॉप रैंकर्स हैं 5000 रैंक तक के, उनके लिए ये हो जाता है। वो आमतौर पर इसमें ले लेते हैं, उनके कॉलेज जो पसंद के उनको मिल जाते हैं इस रैंक तक। राउंड 2, राउंड 2 में फ्री एग्जिस्ट नहीं है। फ्री एग्जिस्ट नहीं है राउंड 2 में, अपग्रेड का ऑप्शन रहता है, लेकिन अपग्रेड आप करा सकते हैं। अगर आपने जो है अपग्रेड भी नहीं कराया, ठीक है, फ्री एग्जिस्ट भी नहीं है, कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो क्या होगा? आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोर्टिफाइड हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, अब आपको मिलेगी नहीं। प्राइवेट के लिए तो 2 लाख रुपए आपके चले जाएंगे, गवर्नमेंट के 10,000 रुपए आपके चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो ये हो जाएगा। लेकिन फिर राउंड 3 में आप बैठ सकते हैं, फ्रेश आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। राउंड 3 में क्या होता है? राउंड 3 में ये होता है कि आपको जो है कॉलेज जो अलॉट का हुआ अब आपको, वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो स्ट्रेट राउंड के लिए अब आप वैलिड नहीं है, स्ट्रेट राउंड में अब आप नहीं बैठ सकते। स्ट्रेट राउंड सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जिन्हें कहीं पर कोई सीट नहीं मिली है या उन्होंने कहीं पर नहीं लिया है। तो अगर आप जो है ज्वाइन नहीं करते हैं तब क्या होगा? अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब का सिनेरियो ये हो जाता है कि आप अगले भी स्ट्रेट राउंड जो है तब भी आप उसमें वैलिड नहीं है, उसमें आप नहीं बैठ सकते, आपको रोक दिया जाएगा, एंट्री आपकी क्लोज हो गई। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी फोर्टिफाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? राउंड 3 में तो ज्वाइन करना ही है एनी हाउ, कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज स्ट्रे में भी बैठने नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी अमाउंट भी चले गया आपका। राउंड 4 में देखिए, यानी मॉक ऑफ राउंड, जो मॉक ऑफ राउंड को आमतौर पर राउंड 3 को मॉक ऑफ बोल देते हैं, पर राउंड 3 एमसीसी में से कहा जाता है। राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड आ गया आपका। इसमें क्या है? ये उन्हीं को मिलता है जिन्हें कहीं पे कोई सीट नहीं मिली। पहली बात तो ये है, जो पहले एडमिशन ले चुके राउंड 1 2 3 उनको तो स्ट्रे राउंड में कोई बैठने नहीं मिलता है। अगर आप राउंड 4 तक आप पहुंच गए हैं, इसमें क्या, अगर इसमें आपको कॉलेज मिल गया तो आपको लेना ही है। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है, कॉलेज मिल गया तो। इनकेस अगर आपको कॉलेज मिला और आप नहीं लेते हैं तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपका जो है वो तो सब चले ही जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट आपका जो है वो तो फोर्टिफाइड हो ही जाएगा। उसके अलावा क्या होगा? अगला राउंड तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर कोई एक स्पेशल एस्टेट राउंड होता है तो वो तो मिलेगा ही नहीं आपको, सिक्योरिटी अमाउंट भी चलेगा। अगले 1 साल के लिए आप जो है डिबेरेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको डिबेरेट कर दिया जाएगा। अगले साल आप काउंसलिंग में भी नहीं बैठ पाएंगे, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिए।
काउंसलिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? ये पूरी सारी प्रोसेस का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 महीने में काउंसलिंग हो जाती है। ठीक है, आपका पूरा सारे राउंड इतने जो टाइम ड्यूरेशन इसमें लगभग हो जाते हैं। एक और चीज पूछी जाती है कि स्टेट के साथ जो सेंट्रल की काउंसलिंग चलती है उसमें कोई क्लेश होता है क्या? नहीं बेटा, क्लेश नहीं होता है, किसी तरह का कोई क्लेश नहीं होता है, किसी तरह का कोई भी क्लेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सिंक्रोनाइज होती है ना, स्टेट वर्सेस एमसीसी, ऐसा कोई क्लेश नहीं होता है, नो क्लेश। सिंक्रोनाइज प्रोसेस रहता है। ये आप समझ लीजिए कि अगर एमसीसी का जो है अलॉटमेंट लिस्ट आ गया फर्स्ट राउंड का 10 तारीख को, फॉर एग्जांपल के मैं ले रहा हूं, अगर 10 जुलाई को एमसीसी का जो है अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया R1 का, अलॉटमेंट लिस्ट आ गई, तब जो है 11 से आपका जो है स्टेट का जो है फिर R1 जो है फिर वो स्टार्ट होगा, या R2 जो उसका अगर बचा हुआ है वो उसके बाद फिर स्टार्ट होगा। तो ये चीज ध्यान रखी जाती है ताकि स्टेट और सेंट्रल दोनों में आपको अगर बैठना है तो आप बैठ सके, कोई दिक्कत ना हो आपको। कुछ इंपॉर्टेंट डाउट जैसे मैंने राउंड्स को क्लियर कर दिया आपके सामने, किस कंडीशन में आपकी फीस चले जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देख लेते हैं। इनकम सर्टिफिकेट का एक डाउट आता है बच्चों को, तो इनकम सर्टिफिकेट किन किन को बनाना है? इनकम सर्टिफिकेट जो है इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को। किस डेट का होना चाहिए? आपको बता दिया गया 1/4/25 का हो लेटेस्ट। इनकम किन किन के लिए होनी चाहिए? अगर आप जैसे फादर ही वर्किंग है तो फादर का लगेगा, मदर भी है तो फिर मदर फादर दोनों का उसमें आ जाता है, उन दोनों की इनकम का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एक और चीज बहुत ज्यादा पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? क्या ये फीस के साथ एडजस्ट हो जाता है या हमें वापस मिलता है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है फीस के साथ कोई एडजस्ट नहीं होता है, ये आपको वापस मिलता है, रिफंड होता है, रिफंड पॉलिसी है। जिस अकाउंट से आपने कटाया है यानी जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की है उसी अकाउंट में ये वापस आता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, वो अकाउंट आपका होना चाहिए। कई बार आप दूसरों के अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं, ये कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं रहती, लेकिन कुछ महीनों बाद जब ये आता है तब आपको पता नहीं चल पाता क्योंकि उनके अकाउंट में आया था। हो सकता है वो, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साइबर कैफे वाले भैया ऐसा करेंगे, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते, हर तरह के लोग होते हैं, इसलिए वो अकाउंट से पेमेंट करें जो आपका हो, आपके किसी खास जो आप समझ रहे हैं, तो आपका ही हो तो बहुत बेटर रहेगा कि पेरेंट का हो, आपका हो बेटा। और क्या बात होती है, कुछ क्वेश्चन और रहते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है ट्रांसपेरेंट रहता है ना, ट्रांसपेरेंट रहती है। किस सीट पे यानी किस कॉलेज की किस सीट पे किस बच्चे को किस कैटेगरी पर एडमिशन मिल रहा है, ये सारी चीज ट्रांसपेरेंट होती है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखें। और दो स्टेट का अगर डोमिसाइल है तो दोनों में इस तरह से हम बैठ जाएं और ऐसा, तो अब ये चीज नहीं चल पाएगी, चीजें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने जा रही है। अगर एक स्टेट में पता चल तो दोनों जगह आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए उस अगर दो का डोमिसाइल भी आपके पास तो उस स्टेट में बैठे जहाँ का कट ऑफ जो रहता है कम जाता हो, तो वहां पे आप बैठने की कोशिश करें। एक और क्यूरी रहती है साउथ इंडिया को लेकर, क्योंकि इसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साउथ इंडिया जो है 45% जो कॉलेजेस हैं इंडिया के वो साउथ इंडिया में है, मेडिकल कॉलेजेस। साउथ इंडिया में क्या अच्छी चीजें हैं? साउथ इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है, एजुकेशन वो काफी सीरियस रहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का एक मैटर आता है,
और एक मैटर आता है बॉन्ड का। लैंग्वेज का मैटर है ना। बॉन्ड तो खैर अब तो हर जो है आपकी 90% कॉलेजेस में इंडिया में आ गई है। आईपी के कॉलेज में बॉन्ड नहीं रहती थी, आईपी में भी बॉन्ड आ गई है। पंजाब में बॉन्ड नहीं रहती थी, पंजाब में भी आ गई। बॉन्ड का भी हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। एजुकेशन की मैं बात करूँ, साउथ की एजुकेशन बहुत अच्छी रहती है। और लैंग्वेज की बात करूँ, ये एक बहुत बड़ा इशू होते जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि अरे लैंग्वेज अलग है, हम नहीं जाते, नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। लैंग्वेज कोई बड़ा इशू ही नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटीफाई कंट्री है ना। बहुत ज्यादा यहाँ लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर है, तो सबका हमें जो है लैंग्वेजेस का सम्मान करना है। आप साउथ में कहीं जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीखने में 1 से 2 महीना, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। ये साउथ और नॉर्थ हम नहीं करते, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया है तो इंडिया ही, ठीक है। 1 से 2 महीने में आप बेसिक तो सीख ही लेंगे। टर्मिनोलॉजीज जो होती है आप थोड़ा बहुत समझने लग जाएंगे। 4.5 साल का एमबीबीएस होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 5.5 साल हो गया ना, 6 साल आप मान लीजिए। 6 साल में आप काफी लैंग्वेज सीख जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा लोग रहते हैं, असिस्टेंट्स रहते हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे लैंग्वेज में, तो कोई मैटर नहीं है। साउथ में अगर आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मेडिकल कॉलेज मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। जीएमसी अगर आपको मिल रहा है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो टॉप 25,000, 27,000 लोगों में टॉप में आप हैं। फिर अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आप किसी भी रीजन की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, अपना जो है या फूड की वजह से उस चीज को बिल्कुल भी ना छोड़े। बहुत बड़ी बात है अगर आपको जीएमसी मिल रहा है तो। जहां भी मिल रहा है आप जाइए। लैंग्वेज का इशू बिल्कुल मैंने बता दिया, कोई इशू ही नहीं है। आप वहाँ जाइए, बहुत बड़ा फायदा। एजुकेशन भी साउथ में काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी सीरियस वहाँ पे लोग भी रहते हैं। अब एक और मैं डाउट की तरफ आपके चलता हूँ, वो रहता है एम्स वर्सेस स्टेट के टॉप के कॉलेज। क्या एम्स वर्सेस स्टेट कॉलेजेस, एम्स की क्या खासियत है? एम्स की जो खासियत है वो जान लीजिए। कुछ पैरामीटर्स हम इन्हें देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स और बॉन्ड भी देख लेते हैं, फीस भी देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो एम्स का रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। सेंट्रल कॉलेज होते हैं ना, आपको बता चुके आगे, इसलिए टर्मिनोलॉजी पहले डिस्कस कर गई थी। पूरा सेंटर इन्हें कंट्रोल करता है। बहुत अच्छे हॉस्टल्स रहते हैं, अच्छे आपके कॉलेज रहते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा रहता है। एम्स रायपुर में बात करूँ तो इतना अच्छा साफ सफाई में उसका ध्यान रखा जाता है कि आपको लगेगा कि कहाँ आ गए आप, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए हैं, कहाँ है। एकेडमिक्स में बात करूँ तो एकेडमिक्स बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बॉन्ड नहीं है इसमें, आज की डेट तक कोई बॉन्ड नहीं है इसमें, जबकि स्टेट कॉलेजेस में 90-95% सब में बॉन्ड आ चुकी है। फीस की मैं बात करूँ, फीस बहुत कम रहती है ना, आपका 6-7 हजार में आपका पूरा कोर्स एम्स में हो जाता है। जबकि मैं जीएमसीज की बात करूँ, स्टेट के जो रहते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका रहता है अच्छा नहीं रहता है। हॉस्टल वगैरह कहीं टूट फूट रहे हैं, हॉस्पिटल में उतनी जो है अच्छी मतलब फैसिलिटीज या कह दें वो आप जानते हैं। तो खैर एकेडमिक्स अच्छा भी उतना नहीं रहता है जीएमसीज का। बॉन्ड जीएमसीज में आ गई है और फीस तो एम से ज़्यादा ही रहती है। कहीं पे 50,000 है, कहीं पे 24,000 है, कहीं पे 1 लाख है, तो फीस तो वहाँ पे ज़्यादा ही रहती है एम्स से। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी से एक क्वेश्चन आता है कि सर जीएमसीज में तो कोटा रहता है, आपने किसी भी स्टेट के जीएमसी में ले लिया तो 50% जो अभी आपने बताया ना पीजी का जो एमसीसी के पास रहता है वो तो हमें मिल जाएगा। तो क्या हम करेंगे? तो उसका मैं बता रहा हूँ आपको क्या मैटर रहता है। पीजी जो कोटा रहता है वो कुछ इन पैरामीटर्स में रहता है कि किसी भी स्टेट में अगर आपने ले लिया, सपोज आप कर्नाटक के हैं और आपने महाराष्ट्र में ले लिया, तो महाराष्ट्र
कि किसी मेडिकल कॉलेज में आपने लिया, अच्छी बात है, अपना एमबीबीएस पूरा करा, तो वहां की महाराष्ट्र की जो पीजी की सीट्स हैं 50% कोटा आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। इसलिए एक और क्वेश्चन इसे यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ उसका आंसर भी, कि लोग कहते हैं हम नए जीएमसी में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे और ड्रॉप ले लेंगे। अरे भैया, अगले साल का क्या पता, एक दिन का पेपर रहता है, 3 घंटे का मामला रहता है, तबीयत खराब हो गई, कुछ क्या हो गया, तो फिर अगले बार फिर ये मत बोलना कि अगर बिगड़ गया तो। ठीक है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसलिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है। आपको कहीं भी जीएमसी मिल रहा है, आपको बता चुकी है उसकी वैल्यू, हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर और मैं इस चीज को डिस्कस कर देता हूँ कि कोई भी नया अगर जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो वो एक दिन जाके पुराना होगा। ठीक है, अगर आपको अभी 23 में अगर वो खुला है या 24 में भी अगर वो ओपन हुआ है, तो जब तक आपका ड्यूरेशन रहेगा एमबीबीएस का, 6 साल में वो पुराना हो जाएगा। ठीक है, 6 ईयर्स हो जाएंगे और वहां पर पीजी का कोर्स ओपन हो सकता है। इनकेस ना भी हुआ तो भी स्टेट के जो है पीजी कोटा आपको मिलेगा। तो कोई दूसरे कॉलेज में आप पीजी करने जा सकते हैं। ठीक है, नया कॉलेज का भी मैटर हमने यहाँ क्लियर कर दिया, पीजी का भी क्लियर कर दिया, जीएमसीएस का। एम्स में क्या रहता है पीजी का? एम्स में पीजी कोटा तो ऐसा होता नहीं, पर वहां पे आईपी रहता है। ये आईपी का इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस रहता है, यानी कि अगर आप किसी एम्स में हैं तो उस इंस्टीट्यूट की जो पीजी की सीट है उधर आपको प्रेफर करा जाएगा। वो भी अच्छा रहता है, वो भी एक अच्छा कोटा रहता है। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा एम्स में रहता है, 22% के लगभग वो रहता है। सपोज आप एम्स रायपुर में हैं, एग्जाम्पल के हम ले रहे हैं, आरपीआर एम्स रायपुर। अगर आपने यहाँ से, अगर आपकी रैंक आ रही है INICT एग्जाम दी आपने, ये एम्स की पीजी के लिए होता है और दूसरे सेंटर के लिए होता है, तो मान लीजिए 50 रैंक आ रही है, लेकिन हो सकता है इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा के थ्रू आपकी रैंक बन जाएगी, आपके कॉलेज में टॉप 3 में आ जाएगी या फर्स्ट आ गई मान लीजिए, तो फिर वहाँ की जो टॉप की ब्रांचेस है, फिर चाहे वो रेडियोलॉजी हो या मेडिसिन हो, वो आप ले सकते हैं, या जो भी ब्रांच आपको अच्छी लगती है। तो एम्स में भी कोटा होता है, ऐसा नहीं है। तो आप सोच लीजिए। बॉन्ड जो हमने डिस्कस करा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कि जो बॉन्ड रहती है ना, बॉन्ड अब आ गई एम्स में तो कोई बॉन्ड नहीं, इसलिए भी एम्स जो रहता है एक हायर साइड में चले जाता है। बॉन्ड का क्या मैटर है, और एक और चीज एम्स से बता देता हूँ कि एम्स जो है पुराने 7 एम, टॉप 7 एम जो रहते हैं, टॉप 7 जो है वो तो आपकी 1000-1500 रैंक में पूरे फिल हो जाते हैं। और भी जितने भी एम्स हैं, सारे एम्स अब, वो भी आपके 5000 रैंक तक, या एम्स मदुराई थोड़ा वो पीछे रह गया है कैंपस वगैरह, तो 7000 रैंक तक फिल हो जाता है। एम्स लोग छोड़ नहीं रहे हैं। बॉन्ड की बात कर लें तो अगर 1 साल का बॉन्ड है किसी भी जीएमसीज में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल बहुत जल्दी कट जाता है। लेकिन 2 साल का भी होता है, कहीं पे 3, कहीं पे 5 इस तरह का है, तो फिर एक इशू होता है। तो आपको इसलिए बताया जाता है काउंसलिंग में कि बॉन्ड जिस कॉलेज में है, क्या है, कितना है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मेडिकल जो फील्ड की पढ़ाई वो काफ़ी लंबी रहती है। तो अगर आप कहीं पे फिर सर्विस करने चले गए 5 साल 3 साल, तो फिर वो आपके लिए एक इशू हो सकता है आगे, क्योंकि आमतौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत से ड्रॉपर बच्चे भी जाते हैं, पहले ही उनके ड्रॉप्स हो चुके हैं। 1 साल का बॉन्ड है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा का बॉन्ड है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप ऐसे कॉलेज को चूज करना जिसमें बॉन्ड ना हो या बहुत कम बॉन्ड हो। तो ये चीजें यहाँ पर हो गई है, एम्स वर्सेस जीएमसी भी हमने आपको बता दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी। ये क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, जैसे आपका मणिपाल हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, इनकी फीस जो रहती है 20 लाख तो मान लीजिए पर ईयर। एक साल की 20 लाख
रुपए या उससे ज्यादा इनकी फीस रहती है। ग्रेटर देन 1 CR आपका बजट चले जाता है इन जगहों पर। और फिर भी कुछ सस्ता मैं बात करूं तो वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है सिम्बोसिस, पुणे में है ये, टीम यूनिवर्सिटी है इसकी भी, लेकिन फीस जो है 60 से 70 लाख हो गई चाहिए अपनी हॉस्टल के साथ। सिर्फ वुमेन्स ओनली कॉलेज है ये, इसकी बहुत बड़ी जो है खासियत रही है। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी है, एम्स की फीस भी हमने बता दी, और जो टॉप के जो एम्स हैं, ऐसे कोई रैंकिंग नहीं होती है एम्स में, ठीक है। एम्स दिल्ली टॉप में तो आमतौर पर आता ही है, लेकिन फिर जो 7 बाद में जो खुले थे ना 6 पुराने एम्स, जोधपुर, एम्स जोधपुर हो गया, फिर रायपुर हो गया, पटना हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। एम्स नागपुर जो है बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला एम्स है। भुवनेश्वर को साउथ वाले बच्चे चूज कर लेते हैं आमतौर पर, रायपुर में भी साउथ वाले बच्चे आ जाते हैं। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर टच होती है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा की भी बॉर्डर आंध्र साउथ से टच होती है। नॉर्थ के बच्चे जो है जोधपुर को आमतौर पर टच कर लेते हैं, और दिल्ली के बाद जोधपुर का ही नंबर आ रहा है ना, सेकंड नंबर से आप कह सकते हैं। भोपाल सेंट्रल इंडिया में, नागपुर सेंट्रल इंडिया में, इन जगहों पर जो है, रायपुर भी सेंट्रल इंडिया में आता है, तो इन जगहों पर जो है नॉर्थ के सेंट्रल इंडिया के बच्चे इस तरह से इनको चूज कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली गई हैं। आपको टोटल ऑफ सीट्स बता देते हैं, कितनी सीटें हैं टोटल इंडिया में, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के 720 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें एट द प्रेजेंट 1,18,190 सीट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सब मिलाकर। लेटेस्ट ये जो कॉलेज ऐड होंगे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, उस समय पता चलेगा। जो ऑफिशियल डेटा है, जो लेटेस्ट है, हम उसमें बात करते हैं। जैसा सब में एक नया कॉलेज ऐड हो रहा था, बहुत से बच्चों ने कहा कि अरे वो ऐड हो रहा है, ठीक है हमें पता है, लेकिन अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं हुआ है डीएमई में। स्टेट की काउंसलिंग उनकी डीएमई कराती है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन सेंट्रल की, आपको बता दी गई है। और भी कोई क्यूरीज है, कोई भी है, आप कमेंट करिए, कनेक्ट हो जाइए, पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके सबसे बेस्ट प्लान हो सकता है एक तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।